हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। तो वर्क एनर्जी पावर में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ के चले गए थे। हम आपको बोले थे कि वो क्वेश्चन अगले क्लास में कराएंगे। वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन वाज दिस कि एक 4 केजी का ब्लॉक है, एक 10 केजी का ब्लॉक है, और पूछा गया है कि जब 10 केजी 10 मीटर से 10 मीटर से डिस्प्लेस हो जाए तब 10 केजी का और 4 केजी का स्पीड क्या होगा। और इसमें यह भी बोला गया था कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक भी वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड से बताइए। सुनिएगा मेरी बात बच्चों। मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि ये ब्लॉक x नीचे आया, ठीक, तो ये ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा? x ही ऊपर जाएगा, 2x ऊपर जाएगा या x/2 ऊपर जाएगा। इसी 3 में से प्रोबेबल आंसर है x, 2x और x/2। अगर मान लो ये x नीचे आया और ये वैसे x/2 ही ऊपर जाएगा लेकिन अगर ये x/2 ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी अगर v हुआ तो इसका वेलोसिटी v/2 हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन अगर a हुआ तो इसका एक्सेलरेशन a/2 हो जाएगा, है ना? बोलो। ओके, लेकिन ये x/2 कैसे होगा या v/2 कैसे होगा? एक तो कंस्ट्रेंड इक्वेशन सिग्मा t डॉट v। मान लीजिए इसका वेलोसिटी अगर v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है, ये टेंशन t होगा तो ये टेंशन 2t होगा। तो सिग्मा t डॉट v में ये क्या हो जाएगा? 2t इंटू v2 इंटू कॉस 0, और ये हो जाएगा t इंटू v1 इंटू कॉस 180, सम ऑफ देम इज 0। सो 2t v2 माइनस t v1 बराबर 0। सो 2v2 बराबर v1। यस और नो? 2v2 बराबर, और दैट मीन्स जो v2 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा v1/2। यस और नो? इस बात से सहमत हो? तो क्या ये बात मान रहे हो कि ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये v/2 से जाएगा? ये अगर x मीटर दूरी ये नीचे आया तो ये x/2 ऊपर जाएगा, और अगर ये a एक्सेलरेशन से आ रहा है तो ये a/2 एक्सेलरेशन होगा, है ना? चलिए, ये x नीचे आया तो ये कितना ऊपर गया? ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो ये कितने से जाएगा? और ये अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ये a/2। ये कंस्ट्रेंट से हम बता दिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू k फाइनल माइनस। इस पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? प्लस mgh की माइनस mgh? तो कितना लिखेंगे? 10g x नहीं, और इस पे माइनस 4g इंटू x/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू v का स्क्वायर, और इसका हाफ इंटू 2 नहीं 4 ना, इंटू v/2 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये वैल्यू कितना हो गया? 10gx माइनस 2gx, दैट इज 8gx। ओके, ये कितना हो गया? 1 मिनट, 10v² प्लस v²/2, ये 4 से 4 कट गया ना, बोलो। तो ये कितना हो गया? 11v²/2। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 8g/11x इज इक्वल टू v²। 2 इंटू 8g/11x
इज इक्वल टू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो। ये देख करके क्या समझ में आ रहा है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बीच में ब्रैकेट में जो है वो क्या है? ए है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8g बाई, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a बाई 2, दैट इज 4g बाई 11। तो क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं कि ये नीचे आएगा कितने से? 8g बाई 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये ऊपर जाएगा कितने से? 4g बाई 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यस और नो? अब भी का जहां तक सवाल है, सवाल वाला खुद ही कह रहा है कि ये 10 मीटर नीचे आ जाए, है ना? ये 10 मीटर नीचे आ जाए, तो x की जगह पे 10 रख देंगे तो भी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू 8g बाई 11 इंटू 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसका अंडर रूट इज v, इसका अंडर रूट इज v। यस और नो? ये किसका भी आया? किसका? 10 kg का। और इस वाले का v कितना आएगा? इसका आधा। तो v बाई 2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। मतलब इसमें से 16 को बाहर कर लें या 4 को बाहर कर लें? अरे रहने दो ना, बस हम ये बोल रहे हैं कि इसमें से 4 को खाली बाहर कर लेते हैं तो 2 2 कट जाएगा नहीं, तो बच कितना जाएगा? यहाँ पे यहाँ से 4 बाहर आया तो 10 दूना 20 बच जाएगा ना? हाँ, यहाँ से नहीं, 10 दूना 20 नहीं, 10 चौका 40, रूट 40g बाई 11। यहाँ से 2 इंटू 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा, और यहाँ 10 तो 40 बाई 11। तो ये वेलोसिटी हो गया किसका? 4 kg का, और ये वेलोसिटी हो गया किसका? 10 kg का। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लो इसको। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये एक ब्लॉक है 15 मीटर हाई से रिलीज किया गया है। सारे सरफेस स्मूथ हैं। ये एंगल 45 डिग्री है। ये 5 मीटर लेंथ है। ऑब्वियसली ये 5 मीटर लेंथ होगा तो ये लेंथ भी 5 मीटर ही होगा। ब्लॉक यहाँ से चलेगा और फिर यहाँ पहुंचेगा और यहाँ के बाद जंप कर जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि जंप करने के बाद वो मैक्सिमम कितने हाइट तक पहुंचेगा। ओके, मैं ये कह रहा था कि ये जो ब्लॉक है वो यहाँ से चलेगा 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 फिर यहाँ आ जाएगा, नहीं? तो यहाँ आएगा, यहाँ पर इसका कुछ स्पीड हो जाएगा, मान लेते हैं u, ठीक। यहाँ पर तो ये रेस्ट पे था। अच्छा, इन दोनों के बीच हाइट डिफरेंस कितने का होगा? 15 मीटर और ये 5 मीटर, तो बचा हुआ कितना? 10 मीटर। बचा हुआ कितना? 10 मीटर, नहीं? तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, नहीं? व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? mg इंटू 10। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m u स्क्वायर इनिशियल। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2g इंटू 10। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसके बाद ये बॉल फ्री फॉल में आ जाएगा। तो यहाँ से तो हम एक प्रोजेक्टाइल वाला इसको ट्रीटमेंट देंगे, है ना? बोलो। ये हाइट को अगर हम h मान रहे हैं, ठीक, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस और नो? तो u स्क्वायर कितना? 200 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना? 1/2 और डिवाइड बाय 2 इंटू 10। यस और नो? तो 40 और 200 5 मीटर आ गया ये। बोलो। वेरी गुड।
तो ये हाइट आ गया हमारा 5 मीटर, और ये हाइट है ही 5 मीटर है ना। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके बच्चों, बोलो बच्चों, हाँ के ना, ठीक है सर। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप इस पर छापेंगे? ठीक है, छाप लीजिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, सुनो मेरी बात। सवाल क्या है कि एक दीवार है, 3 मीटर का रस्सी, मासलेस रस्सी, 10 केजी का ब्लॉक, फिर 1 मीटर का दूसरा रस्सी, और उसी के सहारे 2 केजी का ब्लॉक लटका हुआ है। इसको जबरदस्ती इस रस्सी को हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, ये 2 केजी, ठीक है, पकड़ के अब यहां से छोड़ दिए। तो छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके आएगा, नहीं बोलो, ये वाला ऐसे घूम के आएगा और दीवार से टकराएगा। दीवार से टकराने से जस्ट पहले 10 केजी का स्पीड क्या होगा, इनफैक्ट 2 केजी का स्पीड वहां से आ जाएगा। ये सवाल है मेरे हिसाब में पहला ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कायदे का सवाल है। कायदे का सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम तो लग ही रहा है, साथ के साथ कंस्ट्रेंड मोशन भी लग रहा है। इससे पहले भी कंस्ट्रेंड मोशन किए, लेकिन वो टेढ़ा कंस्ट्रेंड मोशन नहीं था, वो सिंपल था, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। तो हाँ, एक बार और क्या मतलब क्या होगा मोशन, जैसे ये इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे आना चाहेगा ना, लेकिन ये रस्सी तो यहाँ बंधा हुआ है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे नीचे नहीं आएगा। यहाँ बंधा हुआ तो इसके अराउंड सर्कुलर मोशन करेगा, हाँ है ना, बोलो। और ऐसे घूमते 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 आएगा और जाकर के इसे दीवार से टकराएगा। इस प्रक्रिया में ये 10 केजी नीचे आएगा और 2 केजी ऊपर जाएगा। दीवार पे टकराने से जस्ट पहले 10 केजी का वेलोसिटी क्या है, ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये कुछ भी है, जितना चाहिए उतना रस्सी दे सकता है ये, ठीक है। तुम हमको थोड़ा बताओ ना कि इसमें होगा क्या, मतलब सॉल्व हम ही करेंगे, इसमें बताओ ना क्या। अरे रुको ना, मैं 1 मिनट पहले ये तो बताओ कि फाइनली क्या होगा सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन जो होगा, ऐसा होगा, नहीं बोलो, ये जो रस्सी है यहां पे बंधा हुआ, वो ऐसा हो जाएगा, नहीं, और ये ब्लॉक जो है भाई उसी में मत ओवरराइट सब करके घिना मत देना फोटो को, ठीक। ये 2 केजी आ जाएगा यहाँ पे, और ये 10 केजी आ जाएगा यहाँ पे, यस और नो। टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी किधर होगा, ऐसे जा रहा होगा, इसी के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो ऐसे जा रहा होगा। इसके वेलोसिटी को हम लोग v1 मान लेते हैं और इसके वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं। क्या v1 और v2 बराबर होगा, नहीं। अच्छा एक बार बताओ, ये 3 मीटर है, 1 मीटर है, जब ये नीचे आ जाएगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 3 ही मीटर होगा, ये 3 मीटर हो जाएगा। अच्छा ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो ये लेंथ कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, है ना। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी हाउ मच, नहीं नहीं, ये 4 और ये 5, ये 4 है और ये 5 है, साइन थीटा इज 4/5, साइन थीटा इज 4/5, सो दिस एंगल इज 45, 37, 53, जो मन सो आए बाएं बक देंगे, बुरबक मास्टर मान ही लेगा। हाँ बच्चों, तो सुनिए मेरी बात, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, क्या लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जब निधर आया तो ये 2 केजी कितना ऊपर गया होगा, बहुत तेज हो, तीव्र बुद्धि है तुम्हारी। ये रस्सी 1 ही मीटर दूरी लेंथ था, 10 केजी यहां से यहां तक नहीं, अब ये कितना मीटर हो गया है,
तो एक्स्ट्रा रस्सी कितना खींचा ये, कहां से मिला होगा, यहां से। नहीं समझे, 10 kg और पुली के बीच दूरी कितना था, 1 मीटर। अब 10 kg और पुली के बीच कितना मीटर दूरी हो गया, 5। तो 4 मीटर एक्स्ट्रा लेंथ आया है, तो वो कहां से मिला होगा, यहां से। सो 2 kg ऊपर गया होगा, कितना, 4 मीटर। यस और नो। और ये कितना नीचे आया होगा, 3 मीटर। तो अपन क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, यस और नो। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, 10g इंटू 3, यस और नो। और ये माइनस, ये ऊपर जा रहा है, 2g इंटू 4, यस और नो। हरि का नाम ले बंदे, किसी का क्या भरोसा है। ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ 2 इंटू V2 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इसका आ गया, इसका हाफ 10 इंटू V1 का स्क्वायर, ये यस और नो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो फाइनल है, इनिशियल इज 0, यस और नो। अब यहां से हम V1 V2 निकाल सकते हैं, कैसे, यस। अबे तो 2 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है। यहां पर तुम जब लिखोगे, ये कितना हो गया, 300 माइनस 80, 200 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर प्लस 5 V1 का स्क्वायर, कटकुट के यही आएगा। 2 वेरिएबल सॉल्व तो नहीं होगा, मतलब V2 V1 में रिलेशन चाहिए, वो कहां से आएगा, कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट में एक बात देखना कि स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट शुड बी सेम। कंस्ट्रेंट में ये बात भी लिखा गया था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से बंधे हुए 2 ब्लॉक में दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम। तो एक बात बताओ, इस वेलोसिटी का इस लाइन के साथ एंगल 53 डिग्री होगा क्या, नो। ये 53 डिग्री, ये भी 53 डिग्री वर्टिकली से, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 37 डिग्री, यस और नो। तो अब जरा हमको बताओ कि V1 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V1 cos 37 डिग्री, और ये V2 है। इस V1 का रस्सी के अलोंग कंपोनेंट V1 cos 37 और इसका V2, यस और नो। तो अपन क्या लिखेंगे, V1 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू V2, यस और नो। तो ये हो जाएगा 4V1/5 इज इक्वल टू V2, ठीक। अब इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो V1 और V2 दोनों आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तुम चाहते हो कि हम सॉल्व करें, नहीं चाहते हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, इतने प्यारे बच्चे बहुत कम हैं इस दुनिया में। सॉल्व कर लीजिएगा, V1 V2 आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको। बच्चों सुनिएगा ना, आपको कई बार ऐसा सवाल मिलेगा, 1 मिनट, कई बार ऐसा सवाल मिलेगा, स्प्रिंग इन्वॉल्व होगा और उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पूछ लेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मास पूछ लेगा, मिनिमम वर्ड यूज होगा कई बार, मिनिमम मैक्सिमम, ये सब। जैसे मैक्सिमम कंप्रेशन वर्ड यूज होता था ना, क्या यूज करते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। मिनिमम मैक्सिमम वर्ड यूज हो तो दिमाग में 1 घंटी बजना चाहिए कि हो सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होगा। अभी सवाल क्या है कि एक कैपिटल एम है, धरती पे रखा हुआ, स्प्रिंग के सहारे एक रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी इज मासलेस, और इस साइड में एक स्मॉल एम है। शुरुआत में सिस्टम पूरा रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग भी रिलैक्स्ड। अब इस स्मॉल एम को यहाँ से छोड़ दिए तो ये नीचे गिरेगा। कह रहा है कि स्मॉल एम का कम से कम कितना वैल्यू हो कि ड्यूरिंग इट्स सब्सिक्वेंट मोशन कैपिटल एम जो है वो कॉन्टैक्ट लूज कर दे, है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि कैपिटल एम का वैल्यू बहुत ज्यादा रख दे तो स्मॉल एम गिरते गिरते नीचे आ जाए, लेकिन कैपिटल एम को उठा नहीं पाए। स्प्रिंग खींचा है लेकिन कैपिटल एम को उठा नहीं पाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्मॉल कैपिटल एम का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं हो, तो ये जब नीचे आएगा
तो स्प्रिंग खिंचाएगा, है ना, और खिंचाएगा तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो कैपिटल एम को ऊपर खींच ले, ऐसा भी संभावना है। तो कम से कम कितना मास यहाँ पे रख के रिलीज करें कि ड्यूरिंग इट्स मोशन कैपिटल एम कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, है ना, करके बताओ। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तुम ही बताओ ना कि एम का तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है स्मॉल एम का, जिससे कि ये नीचे आए और कैपिटल एम उठ जाए, नहीं, लेकिन जो स्मॉलेस्ट स्मॉल एम होगा वो क्या करेगा, ये नीचे आएगा, आते 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 एक जगह आकर के ये रुक जाएगा, एक जगह आकर के ये, और जहां आकर के ये रुकेगा उस समय पर कम से कम ऐसा हो जाए कि कैपिटल एम उठ जाए, कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, तब वो स्मॉल एम जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा या मिनिमम होगा, है ना। मेरा बात समझ में आ रहा है। स्मॉल एम का मिनिमम वैल्यू सो दैट कैपिटल एम लूजेस कॉन्टैक्ट, मतलब स्मॉल एम को रिलीज करके छोड़ दिए तो स्मॉल एम जब पहुंचते पहुंचते रुक जाएगा उस समय पे कैपिटल एम कॉन्टैक्ट लूज कर जाना चाहिए, उस समय पे कैपिटल एम का कॉन्टैक्ट लूज कर जाना चाहिए, है ना। तो स्मॉल एम एक्स नीचे आएगा, आते आते रुक जाएगा, और इस समय में ये जस्ट लूजेस कॉन्टैक्ट। तो जस्ट लूजेस कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन इज 0। अच्छा, ये एक्स नीचे आएगा तो स्प्रिंग में खिंचाव कितने का होगा, एक्स का खिंचाव होगा, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा, के एक्स, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, कैपिटल एम जी, और नॉर्मल का वैल्यू जस्ट 0 हुआ है तो कॉन्टैक्ट लूज किया है। तो जस्ट बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट, जस्ट बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट, व्हाट यू कैन राइट, के एक्स बराबर कैपिटल एम जी, के एक्स बराबर या एक्स बराबर कैपिटल एम जी बाई के। इतना अगर एक्सटेंशन हो जाए तो ये कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। एक्सटेंशन का वैल्यू एम जी बाई के हो जाए, एक्सटेंशन का वैल्यू कैपिटल एम जी बाई के स्मॉल एम के भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए हो सकता है, लेकिन अभी स्मॉल एम का क्या चाहिए हमको, मिनिमम वैल्यू। स्मॉल एम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि वो जाते जाते जब रुकेगा उस समय पे एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, कैपिटल एम जी बाई के बराबर, तो वो कॉन्टैक्ट, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या। इससे कम हुआ स्मॉल एम तो ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा तो एक्स का वैल्यू कैपिटल एम जी से बाई के से थोड़ा कम होगा, तो ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा। स्मॉल एम का वैल्यू अगर मिनिमम से ज्यादा हुआ, यहां से नीचे तक जाएगा स्मॉल एम तब, और नीचे तक जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट तो लूज कर जाएगा, लेकिन इसके पास इसका वेलोसिटी 0 तब नहीं रहा होगा, तो ये स्मॉल एम मिनिमम नहीं होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। इतना छोटा मास रखो कि वो जाते जाते जब रुकने वाला हो तब कैपिटल एम कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, यस और नो। तो रुकने वाला मतलब जस्ट रुक रहा है जब, ठीक। तो एक तो एक्स का वैल्यू आ गया कैपिटल एम जी बाई के, कहां पर, जब ये कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है और जब ये रेस्ट पे आ रहा है, जब ये रेस्ट पे आ रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg x, व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल भी 0। ये तो रेस्ट पे आ गया है और ये तो रेस्ट पे ही, कॉन्टैक्ट जस्ट लूज कर रहा है, इनिशियली तो सबको रेस्ट पे था ही, इज दैट ओके। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, एक x तो कट गया, तो mg का वैल्यू कितना आ गया, kx बाई 2, या x का वैल्यू आ गया 2 स्मॉल mg बाई k, यस और नो। तो अब ये x कॉन्टैक्ट लूज करने के लिए चाहिए, और ये x जहां पर जाके ब्लॉक रुक गया है ना, ये दोनों जब बराबर होगा तब हमारा स्मॉल m का वैल्यू मिनिमम होगा, है ना। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2mg बाय के बराबर कैपिटल mg बाय के से के कट गया, g से g कट गया, स्मॉल m का वैल्यू क्या आ गया
कैपिटल M by 2। स्मॉल m का वैल्यू क्या हो गया? कैपिटल M by 2। यस और नो? तो कहानी से सीख क्या मिली? कहानी से क्या सीख मिली? कि यहां पर कम से कम कैपिटल M by 2 रख दिया जाए तो ये नीचे आते आते जब रुकेगा तब ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा। इज दैट ओके? तो ये स्मॉल m का स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कैपिटल M by 2 है फॉर कैपिटल M टू लूज कांटेक्ट। इज दैट ओके? लिख लो इसको। मिनिमम वाला जैसे ही बात करेगा ना तो ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाए, जब जब रुकने वाला हो तब जाकर के ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा। उस केस में ये स्मॉल m जो होगा वो मिनिमम होगा। इज दैट ओके? लिख लो। एक और सवाल कराएंगे, ऐसा 2-3 सवाल कराएंगे। वैसा ही एक और सवाल सुनिएगा मेरी बात। ये 10 kg का एक ब्लॉक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8, स्प्रिंग से बंधा हुआ है और ये 5 kg का एक ब्लॉक है। दिस सरफेस इज स्मूथ। ठीक, हम पूछ रहे हैं F फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट 10 kg स्टार्ट्स मूविंग। F का कम से कम कितना वैल्यू रखें? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट 10 kg स्टार्ट्स मूविंग, 10 kg मूव करने लगे, उसके लिए F का मिनिमम कितना वैल्यू रखें, ये सवाल है। और आपको सोच के वैसे ही सोचना है जैसे पिछले केस में सोचे थे। ठीक है, पहले तो इसको स्लिप करवाने के लिए कंडीशन पता कीजिए और फिर सोचिए कि कम से कम इतना रखे कि जब जाकर के वो रुक जाए उस समय पे ये कांटेक्ट लूज कर जाए। तो दोनों केस देखिए फिर आपको समझ में आएगा बात। सो क्या सोचना चाहिए हम लोगों को इस सवाल में, बताओ क्या सोचें? ये F क्या करेगा? इस ब्लॉक को लेके जाएगा आगे। ठीक है, ले जाने देते हैं इसको, क्या दिक्कत है? ठीक है, ओके, आगे लेके गए। जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग में खिंचाव आएगा। स्प्रिंग में तो स्प्रिंग में खिंचाव आएगा तो स्प्रिंग फोर्स इसको पीछे खींचेगा नहीं, और इसको जो होगा वही स्प्रिंग फोर्स आगे खींचेगा। यस और नो? तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इसका मतलब इस पर जो आगे की तरफ नेट फोर्स है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। नहीं, पहले तो F ही है, इसको आगे ले जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा F को अपोज करने के लिए स्प्रिंग फोर्स भी आएगा और ये आगे जाते जाएगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। शुरुआत में तो F का वैल्यू स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगा। कुछ देर के बाद स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू F से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि F तो कांस्टेंट है, F तो कांस्टेंट है। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू F से ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक डीएक्सेलरेट करेगा तो इसका स्पीड घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि स्पीड घटते घटते इसका फाइनल वेलोसिटी फिर से, इनिशियल तो 0 था ही, जिस समय पे ये रुका है उस समय तक इतना एक्सटेंड हो जाए कि ये वाला स्प्रिंग फोर्स इसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले, तब ये ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। नहीं समझे मेरा बात? जहां पर जाकर के ये रुक रहा है उस समय पे जो स्प्रिंग फोर्स है ये तो रुक गया, लेकिन एक्सटेंशन तो आ गया। एक्सटेंशन आ गया तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो गया? kx के बराबर आ गया। स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर हुआ। उस समय पे स्प्रिंग फोर्स ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है विच इज म्यू इंटू एन, एन इज हाउ मच? 10g, दैट इज 0.8 इंटू 10g। ये जो स्प्रिंग फोर्स है 0.8 इंटू 10g के बराबर हो जाए अगर, तब ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए। और अगर हमको इस F का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो जहां पर जाकर इतना ही फोर्स लगाओ कि जाते जाते जहां ब्लॉक रुके उस समय पे स्प्रिंग फोर्स इसके मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए या उसके बराबर हो जाए, है ना? तो जस्ट बिफोर स्लिपिंग व्हाट कैन आई राइट? अरे क्या लिख सकते हैं हम? कि x बराबर म्यू mg, दैट इज 0.8 इंटू 10g, दैट इज kx बराबर 8g80। ये हो गया। लेकिन हमको इसमें kx का वैल्यू थोड़ी पूछा है, हमसे किसका वैल्यू पूछा है? फोर्स का, है ना? तो हम लोग ये यहां पर इनिशियल सिचुएशन था और ये फाइनल सिचुएशन है। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल हम लोग क्या लगा सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी
तो लिखेंगे वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, दो ही फोर्स वर्क कर रहा है, नॉर्मल तो वर्क कर नहीं रहा, ऊपर जा नहीं रहा ब्लॉक, mg वर्क कर नहीं रहा, ब्लॉक नीचे आ नहीं रहा। तो वर्क डन बाय एफ कितना होगा, एफ इंटू एक्स। हाँ ध्यान रहे कि हम लोग मिनिमम कांस्टेंट फोर्स बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। एफ इज कांस्टेंट, सो वर्क डन बाय इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, एक्स इनिशियल इज जीरो, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इनिशियल इज ऑल्सो, तो यहां से हम लोग एफ का एक एक्स कट जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा के बाई टू एक्स, यस और नो। तो के एक्स का वैल्यू यहां पर से कितना आ गया, टू एफ, नहीं के एक्स का वैल्यू कितना आ गया, टू एफ, और यहाँ के एक्स कितना आया था, 80। अरे बोलो अरे है ना, तो इन दोनों को बराबर कर दूं क्या, तो इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूंगा, बराबर कर दो अरे भाई, तो 2f बराबर 80, f बराबर 40, ओके। ये वो मिनिमम फोर्स है जो लगाने से यहां वाला ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। क्या होगा, इतना फोर्स लगाने से ब्लॉक जाते जाते जहां रुकेगा वहां पर ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। इज दैट ओके, लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसको स्लाइड करना है तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो के एक्स ही स्प्रिंग फोर्स है और म्यू एम जी के बराबर कर दिए स्लाइडिंग से जस्ट पहले, ठीक है। हाँ जस्ट अबाउट टू स्लाइड। यार इसमें और भी भांति भांति के सवाल होते हैं, इसमें ज्योमेट्री वगैरह भी लग जाता है, बट ऑब्वियसली हम उसको तुम छोड़ दे रहे हैं। तुम एक चीज ध्यान दिए, जैसे पिछला सवाल में इसको कांटेक्ट लूज करने के लिए कैपिटल एम जी के बराबर ये फोर्स होना चाहिए, और स्मॉल एम का वैल्यू क्या था, कैपिटल एम बाय 2। यहां पर इसको कांटेक्ट लूज मतलब इसको स्लिप करने के लिए फोर्स कितना चाहिए था, 80, और ये फोर्स कितना आया था, 80 का आधा। तो थोड़ा बहुत आइडिया तुमको मिल रहा होगा, ये दोनों सवाल लगभग एक ही जैसा चीज है ना, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। आप अगर इस सवाल को और इस सवाल को देखेंगे तो दोनों एक ही बात कह रहा है। इसमें कांटेक्ट लूज कराना है तो कैपिटल एम जी को ओवर करना कम करना है, तो यहाँ वाला फोर्स जो होना चाहिए वो कैपिटल एम जी का आधा होना चाहिए, मतलब स्मॉल एम जी जो है कैपिटल एम जी का आधा होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिएगा उसको स्लिप कराना है तो ये वाला फोर्स जो है वो 80 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ वाला फोर्स जो होगा वो 80 न्यूटन का आधा होना चाहिए। ये चीज समझ पा रहे हो, याद रख सकते हो। चलो हम लोगों ने सारे फोर्स पे का वर्क डन देख लिया, स्प्रिंग पे बहुत सारा सवाल किए, फ्रिक्शन पे भी ढेर सारा सवाल किए वर्क एनर्जी थ्योरम से, और वर्क डन बाय ग्रेविटी पे भी बहुत सारा सवाल किए। नहीं अच्छा एक वर्क डन एक और सवाल करा देते हैं, 2 सवाल हैं। कितने सवाल हैं, 2 सवाल है। कितना सवाल है, 2 सवाल है। ब्लॉक का मास m है, इसमें भी बॉल का मास m है, लेंथ l है। चल आपको क्या किया गया बच्चा कि एक F फोर्स लगा करके ब्लॉक को यहां पहुंचा दिया गया, कितना एंगल पे खींच के लेके आया गया थीटा एंगल पे, ठीक है। इसमें भी एक F फोर्स लगा करके बॉल को यहां ले आया गया है ना, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ओके। दोनों सवाल में एक बेसिक अंतर है। पहला सवाल में हम कह रहे हैं here F is constant and it displaces the ball from I to F, I से from A to
बी, फ्रॉम ए टू बी। आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय एफ, फाइंड वर्क डन बाय एफ। और इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एफ इज वेरिएबल, ऑब्वियसली वेरिएबल। इट displaces the ball very slowly from A to B, ठीक। फाइंड वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय एफ। देखो ये जो वेरी स्लोली वर्ड यूज कर दिए ना, वो अपने आप ये बता रहा है कि एफ जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इन दोनों सवाल में का उत्तर में अंतर है, दोनों सवाल का उत्तर में क्या अंतर है, थोड़ा आप हमको कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि f का वैल्यू कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसमें f कह रहे हैं कि स्लोली लेके जा रहा है, उसके लिए जितना जरूरत है उतना वो अपना वैल्यू को चेंज कर रहा है। A से B तक में वर्क डन बाय f क्या होगा। देखो दोनों सवाल में फर्क यह है कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो फोर्स कांस्टेंट है तब तो ज्यादा सोचने का जरूरत, फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन बाय फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो एक बात बताओ, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो ये है नहीं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स के अलोंग कंपोनेंट है ये तो ऊपर वाला है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को मिटा देते हैं। ये जो दिखाए हम आपको, ये क्या दिखाए हैं, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। और अगर ये लेंथ L है तो ये कितना है, L साइन थीटा। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा, F इंटू L साइन थीटा। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? अरे हाँ या ना? यहां पे क्या हम ये काम लिख सकते हैं F इंटू L साइन थीटा? नहीं, आराम से लेके जाया गया है और फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो यहां हमको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम का। किसका सहारा लेना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ तो जरा। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एफ इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये L है और ये कितना हो गया, L cos थीटा, नहीं तो ये हाइट कितना हो जाएगा, L माइनस L cos थीटा। और हम लोग अगर लिखेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक गया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस mg L माइनस L cos थीटा, यस और नो, प्लस वर्क डन बाय फोर्स पता नहीं, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर, दोनों जीरो या दोनों बराबर, नेग्लिजिबल वेलोसिटी, स्लोली लेके गए, दोनों बराबर तब भी डिफरेंस जीरो हो जाएगा, या दोनों जीरो जीरो तब भी डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो यहां से वर्क डन बाय एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लीजिए इसको। यहां पर आपके पास बॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ चुका होगा, यहां पर नहीं, यहां पे बहुत स्लोली लेके गए हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, दोनों नेग्लिजिबल है, ठीक है, लिख लीजिए। देखो हम लोग पूरे डिस्कशन में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क देखे, ग्रेविटी के द्वारा देखे, फ्रिक्शन के द्वारा देखे, एक स्यूडो फोर्स का वर्क हम लोग अभी तक देखे नहीं है। तो इसमें वो भी आ जाएगा। क्या रहा है कि एक स्फीयर है, स्मूथ स्फीयर है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर में एक ब्लॉक है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो जब इसको स्मूथ स्फीयर को आगे ले जाएंगे तो ब्लॉक जो होगा इस पे फिसलेगा, फिसल करके a से b पे पहुंचेगा। तो जब ब्लॉक b पे पहुंच जाएगा उस समय पे व्हाट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर, ठीक है। जब ब्लॉक ए से बी पे पहुंचेगा तो व्हाट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ
ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर? ये सवाल है, जरा करके बताइए। चलो सर आइए, तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर बोल रहा है, तो कहां पे बैठ जाए? स्फीयर पे ही बैठ जाते हैं। स्फीयर पे बैठ जाएंगे तो हमको क्या क्या दिखेगा? एक तो ग्रेविटी दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, चूंकि हम एक्सेलेटेड फ्रेम में है तो हमको ब्लॉक पे एक सूडो भी दिखेगा जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के बराबर होगा, लेकिन ऑब्जर्वर के एक्सेलेरेशन के ऑपोजिट होगा, तो सूडो ऐसे लगेगा। जैसे जैसे ये चलते जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल अपना डायरेक्शन बदल रहा होगा, बट सूडो अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और ग्रेविटी अपना डायरेक्शन। तो यहां से यहां तक में कौन कौन फोर्स कांस्टेंट है? ग्रेविटी और सूडो। वैसे तो नॉर्मल हमेशा ट्रैक के परपेंडिकुलर है नहीं, और यहां पे जाकर के फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v रिलेटिव मान लेते हैं, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या नॉर्मल यहां से यहां तक कुछ वर्क करेगा? काहे वर्क करेगा? नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाथ, परपेंडिकुलर टू द एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो किस किस के द्वारा वर्क डन लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस कुछ भी नहीं इज इक्वल टू के फाइनल माइनस व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? ये दूरी कितना हो गया? r cos थीटा, और ये दूरी r माइनस r cos थीटा, यस और नो? और ये दूरी कितना? r sin थीटा। ओके, तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना? mg r माइनस r cos थीटा। वर्क डन बाय सूडो कितना? इधर की तरफ गया है, कितना दूरी गया? r sin थीटा। कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, फोर्स तो ma है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स कितना है? r sin थीटा। तो वर्क डन बाय सूडो कितना हो जाएगा? ma इंटू r sin थीटा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v रिलेटिव का स्क्वायर, यस और नो? हाफ m v रिलेटिव का स्क्वायर, हाफ m v रिलेटिव का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यस और नो? सो m से m कट जाएगा नहीं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? टू जी आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2ar साइन थीटा इज इक्वल टू वी रिलेटिव का स्क्वायर। इसी का रूट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? वी रिलेटिव, यस और नो? यार वैसे तो वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन हम चाहे तो 2-3 क्लास और करा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का चाहे तो 2-3 क्लास और करा सकते हैं। दुनिया जहान के मतलब सवाल बनते हैं इसमें, बेसिक से लेके एडवांस और ओलंपियाड लेवल तक, बट हमको लगता है कि जितना करा दिए हैं उतना तुम्हारे नीट और जेई की जर्नी के लिए ठीक ठाक है। मतलब इनफ तो नहीं कह सकते बट ठीक ठाक है। तो अब हम लोग जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिस्कशन अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, देन उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन, स्पेशली चेन वाला प्रॉब्लम सब करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इक्विलिब्रियम सबका बात करेंगे, फिर पावर का बात करेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म किया जाए कि थोड़ा देर पढ़ा जाए? यहीं ख़त्म किया जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।